प्यारे साथियों, एसबी लॉर्ड कृष्णा ग्रुप में सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता एग्ज़ाम 2025 क्लास 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। जिन छात्रों अभिभावकों को किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम है या डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तो आइए पहला क्वेश्चन है, जैविक खाद का मुख्य लाभ क्या है? जल्दी असर दिखाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। तो ऑप्शन आपका यही सही है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। जैविक खाद से हमारा क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता अच्छी रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। पहला ही ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग अल्कोहल बनाने में होता है? अल्कोहल जो बनाते हैं, जिसको हम लोग शराब भी बोल सकते हैं ना, इसको बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव होता है ना, प्रयोग में लाते हैं? ये जो है वैगनेरिया, वायरस, फफूंदी या खमीर। तो ये खमीर जो है ये यही यूज होता है अल्कोहल बनाने में, यही सूक्ष्मजीवी का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? पास्चर, जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, तो यही है नायलॉन। पॉलिएस्टर का रासायनिक आधार क्या है? धातु, प्रोटीन, ग्लूकोज, अम्ल और अल्कोहल। चलिए, पॉलिएस्टर का रासायनिक आधार क्या है? तो ये अम्ल और अल्कोहल, अम्ल और अल्कोहल है। कौन सा धातु विद्युत का चालक है? अधातु के बारे में बोल रहा है, याद रखिएगा, अधातु है और विद्युत का चालक भी है। तो सल्फर, आयोडीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये है विद्युत का चालक है, अधातु में आता है ये, है ना, लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा गैस आपको बन जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। कोयले का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? बिजली उत्पादन में होता है, स्टील उद्योग में होता है, रबड़ बनाने में भी होता है, घरेलू गैस में इसमें कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताइए जल्दी से। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ईंधन की गुणवत्ता किससे जांची जाती है? प्रज्वलन ताप से, उष्मा का क्षमता से। तो उष्मा का क्षमता से ही, इसी से हम लोग मापते हैं, है ना, कि ईंधन की गुणवत्ता क्या है। किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? आग जब लग जाएगा तो कौन सा गैस है उसको हम लोग बुझाएंगे, है ना, अग्निशामक बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग बुझाते हैं, है ना। पौधे में स्टार्च की जांच किससे होती है? कॉपर सल्फेट, आयोडीन, फॉस्फिक, सॉरी, फेरिक क्लोराइड या फिर नाइट्रिक अम्ल। पौधे में स्टार्च की जांच किससे करते हैं हम लोग? जल्दी बताएंगे आप लोग। पौधे में स्टार्च की जांच किससे होती है भाई? तो आयोडीन। किससे होती है? आयोडीन। महिला के गर्भाशय में भ्रूण को पोषण कौन देता है? रक्त, गर्भजल, प्लेसेंटा, डिम्ब। तो प्लेसेंटा है यही, है ना। माँ के गर्भ में यदि कोई बच्चा है तो वो कैसे खाना लेता है, यानी पोषण, तो ये प्लेसेंटा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। पास्कल किसकी इकाई है? बल, दबाव, कार्य, ऊर्जा। तो दबाव का यानी दाब का पास्कल, है ना। बल का क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा?
जूल हो जाएगा, ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। आइए, मानव संसाधन विकास की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रदूषण, बेरोजगारी और अशिक्षा। तो यही है सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी और अशिक्षा। खनिज तेल का उत्पादन किन परिस्थितियों में हुआ है ना? जलयुक्त मिट्टी से, पवन से, जीवाश्म अवशेषों से या ज्वालामुखी से? खनिज तेल का उत्पादन जीवाश्म अवशेषों से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत में प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या है ना? प्राकृतिक जो संसाधन है उसका वितरण जो है इक्वल नहीं है, असमान है। मुख्य कारण क्या है? तो भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता के कारण ऐसा है। ठीक है। किस प्रकार की कृषि भूमि को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है? बताइए, गहन कृषि, स्थानांतरणीय कृषि या जैविक कृषि या संचित कृषि? तो स्थानांतरित जो कृषि है, यही कृषि का कारण सबसे क्षति पहुंचती है। ठीक है, भूमि को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बताइए, ग्रेनाइट से, वेल वेलसाट चट्टान से या बलुआ पत्थर से या फिर चिकनी मिट्टी से? तो वेलसाट चट्टान से ही इसका निर्माण होता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा उत्पादक यही करता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? नागपुर, बेल्लारी, बालाघाट? तो बालाघाट में, है ना? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ये दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, तो अहमदाबाद को बोला गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। रैयतवाड़ी कर व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल में, मद्रास और बॉम्बे में, अवध में, असम में? तो मद्रास और बॉम्बे में सबसे पहले रैयतवाड़ी कर की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। ठीक है। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हरिजन शब्द महात्मा गांधी। इंडिगो विद्रोह, इसको हम लोग नील आंदोलन भी कहते हैं, नेतृत्व किन लोगों ने किया? जमींदार ने, किसान और बुनकरों ने, अंग्रेज सैनिक ने, शिक्षित बंगाली वर्ग? तो ये नील का जो आंदोलन था, किसान और बुनकरों ने किया था। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? बताइए। तो चंपारण का जो आंदोलन था, अफीम की खेती से नहीं, नील की खेती से, नील की खेती से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद? विवेकानंद ने की है। ठीक है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, गांधी जी? गांधी जी। असहयोग आंदोलन कौन चलाए थे? तो गांधी जी चलाए थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए किसकी सहायता ले सकता है? पुलिस की, न्यायपालिका की, मीडिया की? सभी, ये सभी की सहायता हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3, भाग 3 में है। ठीक है। भाग 3। चलिए, समानता का अधिकार किसे सुनिश्चित करता है? सभी नागरिकों को, केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को? नहीं, समानता का जो अधिकार है सभी नागरिक को। भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा भी बोलते हैं। ठीक है। निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली में हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। अगला सवाल, भारतीय मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है ना? जो वोटिंग करेंगे उनकी आयु तो 18 साल। अभी देखो वोटिंग का टाइमिंग आ गया है ना, बिहार में चुनाव है, और एक 6 तारीख को और एक 11 तारीख को क्या वोटिंग है। इसमें जो वोट डालने जाएंगे उनकी उम्र पूछा जा रहा है, तो 18 साल। ठीक है। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? कटिहार, पटना, गया, भागलपुर? तो भागलपुर, है ना, सिल्क सिटी इसी को बोला गया। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भीमा बांध, भीम बांध या फिर कैमूर वन्य जीव अभयारण्य या फिर वाल्मीकि? वाल्मीकि अभयारण्य यही है जो सबसे बड़ा है। बिहार में पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में उच्च न्यायालय यानी कि
उच्च न्यायालय का मतलब क्या होगा, हाई कोर्ट। भागलपुर, दरभंगा, पटना, पटना में ही है हाई कोर्ट, ठीक है। गया जिले में कौन सा धार्मिक स्थल है, महाबोधि मंदिर। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, गया में महाबोधि मंदिर। बिहार का कौन सा जिला शेर शाह सूरी मकबरा के लिए प्रसिद्ध है, गया नहीं, पटना नहीं, बक्सर नहीं, रोहतास। हाँ, रोहतास में ही ये है शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था, बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। पहला उपग्रह आर्यभट्ट तो 1975 में, 1975 में। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा था, इंडिका, है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जलीय जीव डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो अरावली सबसे पुराना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इंदिरा गांधी नहीं, द्रौपदी मुर्मू नहीं, प्रतिभा पाटिल। हाँ, राष्ट्रपति पूछा है, प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, है ना। आइए कुछ अगला सवाल है उसको हम लोग देखें। गृहपति में कौन सा समास है, गृहपति में कौन सा समास है, चलिए जल्दी से बताएंगे। बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, या व्यभिभाव है, या छग है ना। गृहपति में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। सूर्यास्त में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, यन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, जल्दी से बताइए। सूर्यास्त में कौन सा संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। अगला है पढ़ना, क्रिया का भाववाचक संज्ञा रूप में कौन सा है, बताइए। पढ़ना जो है ये क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो इस क्रिया का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है, तो पढ़ाई। पाठक पढ़ा, पढ़ने चला, तो पढ़ाई हो गया। उसकी वाली, उसकी वाली अमृत है में कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रसार है, यमक है, बताइए। उसकी वाली अमृत है, इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है, ठीक है। सूर्य उदय हुआ, यह कौन सा वाक्य है, सकारात्मक है, सरल वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है, क्या है, सरल वाक्य है। क्लियर हुआ। देखिए ये सब ग्रामेटिकली है, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, अब पूरा ग्रामर यहाँ बता नहीं सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ना, ऑनेस्टी नहीं, क्राउड, हाँ। कलेक्टिव का मतलब हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्राउड मैंने भीड़ है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ना, सिंगिंग हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सब नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यू, यहाँ पे खाली स्थान है, नॉट स्मोक हेयर, है ना। तो यू कुड नॉट स्मोकिंग होगा, या मस्ट नॉट स्मोकिंग होगा, या शुड नॉट होगा, या कैन होगा। तो हाँ, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग या फिर स्मोक हेयर, ठीक है। ही हैज़ बीन absent वाई फ्राइडे, या फोर फ्राइडे, या ऑन फ्राइडे, या सिंस फ्राइडे, तो सिंस, है ना। वह अनुपस्थित है ना जी, कब से, फ्राइडे से। चूज द करेक्ट कंजक्शन, ही इज पुअर, अच्छा वह गरीब है, बट, बट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बट लगा देंगे। अब आइए एरर को देख लीजिए, इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, सी डू नॉट लाइक टी, है ना, डू नॉट लाइक टी होगा, या फिर यहाँ पे डू नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, सी नॉट लाइक टी, तो डू हट जाएगा, ठीक है। राउत प्रणेता कौन है, तो पी आर सरकार। अगला सवाल है कि प्राउत दर्शन कब दिया गया, चलिए जल्दी से बताइएगा। अगला जो सवाल है आपका, प्राउत दर्शन कब दिया गया, प्राउत दर्शन कब दिया गया, 50 में, 52 में, 54 में, या 59 में, है ना, 1959 में। अंगिका व्याकरण में कुल कितने वर्ण की संख्या है, तो 52। अंगिका में कितना वर्ण है, 52। अंगिका भाषा कहाँ की मातृभाषा है, तो मगध नहीं, भोजपुर नहीं, अंग प्रदेश। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा किस नदी के किनारे बसी है, तो गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे।
तो ये यहाँ तक आपका जीके का क्वेश्चन था, जीके जीएस वगैरह क्वेश्चन था। अब जो देखेंगे हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग और मैथ का। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टर्म होता है, थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। तो आइए, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप अंतर देखिएगा, 4 का अंतर हो गया। यहाँ से यहाँ आइएगा तो 6 का अंतर है, फिर 8 का, फिर 10 का, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 का अंतर होगा। बात समझ में आ रहा? 2 में आप 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ से 4 आया ना जी, 4 के बाद 8। देखो 1 मिनट, 2, 6, 12 है, 20 है और 30 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 4 का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4 2 6 2 8 2 10, इसका मतलब यहाँ पे 12 होगा, है ना? तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फिर अगला उसी प्रकार से है, 121 है, 144 से 169, इसका मतलब 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर करिएगा 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। बात आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर लिखा गया, ये 12 का लिखा गया, ये 11 का लिखा गया। ठीक है, अगला जो है देखिएगा, BIRD, उसके बाद CJSC लिखा हुआ है। तो बी के बाद सी है ना, एक बढ़ा हुआ, IJRSTC। अच्छा, यहाँ पर घट गया है, 3 को में बढ़ा है और लास्ट में घट गया है, तो उसी प्रकार से इसको हम बढ़ा देंगे, F। तो GIJSTH है तो कम कर देंगे। आ रहा समझ में? बातों को समझिएगा। F है, F के बाद क्या होता है? GI, आई है ना, तो क्या लिखेंगे? JS के बाद T आएगा, H के पहले क्या आएगा? H के पहले क्या आएगा बताइए? G, है ना, GH। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? GJ, हाँ, D नंबर 63 का D। अगला है LION, इसको ये लिखा गया है ना, तो TGER का क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए, L का पोजीशन 12 पे है और P का पोजीशन 16 पे है, तो 4 का एडिंग हो गया है। I 9 पे है, M 13 पे है, 9 4 13 हो गया, यानी 4 का डिफर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये O है 15 पे है और T का पोजीशन 20 पे होता है, यानी 5 का डिफरेंस हो गया। N 14 पे है, R 18 पे, फिर 4 का डिफरेंस है, यानी एक लेटर में 5 का डिफरेंस आया, बाकी में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पर लेटर से 4 4 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन एक लेटर के कारण 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम 4 का डिफरेंस करें तो 20 है, 20 में आगे 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 में कौन आता है जी? एक्स आता है। 24 में कौन आता है? एक्स आता है। जी आपका 7 है, 7 में 4 जोड़ देंगे, 7 4 क्या जो है? 11। 11 में क्या आता है? के आता है। ये पोजिशन आपको याद रखना होगा। फिर आपका ई है जो आपका 5 है, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, और 9 में कौन आता है? आई। उसके बाद आर है 18, 18 4 22, और 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 में कौन होता है? भी होता है। तो एक्स के आई भी है, एक्स के आई भी है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का जो अरेंजमेंट है उसमें क्या था? अच्छा, सब में हम 4 जोड़ते गए हैं ना, लेकिन हमको क्या करना था? 1 मिनट। अच्छा ठीक है, हम सभी 4 जोड़ दिए तो ये आ गया, लेकिन इसमें 5 ऐड हुआ नहीं, तो ई में 5 है तो 5 में, सॉरी, 10, 10 किस में आता है? जे में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं, देखो ये वाला यदि ऑप्शन कहीं कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक्स के यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर भी ये वाला है ऑप्शन, एक्स के जे भी, हाँ, ऑप्शन ये डी सही होगा। ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट देखेंगे कि 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 4 का डिफरेंस हम इसमें कर दिए तो ये ऑप्शन मिल गया। लेकिन यहाँ पर गौर देखना है ना कि टोटल डिजिट को अच्छा से देखिएगा, तो 5 का डिफरेंस हुआ है,
ओ के बाद जो टी आया है तो ओ 15 पे होता है और टी कितना पे होता है, 20 पे होता है, तो 5 का डिफरेंस हो गया, 5 बढ़ गया। तो उसी प्रकार से हमको इसमें भी इस लेटर के पास 5 बढ़ाना है। ई का पोजीशन 5 है तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में कौन आ रहा है, जे आर, इसलिए ये सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, गलत कर देना है। अब आ जाइए आगे। 9 गुना 3 इतना लिखा है, 8 गुना 3 इतना लिखा है, 7 गुना 3 क्या होगा, तो एक्चुअली क्या है, 9 तिया 27 होता है, तो ऐसा वाला बात नहीं, 9 का क्यू है ये, है ना, ये 8 का क्यू है, तो ये 7 का क्यू क्या होगा, 9 का क्यू करिएगा 81, 9 का क्यू करते हैं, है ना, 9 गुना 9 लिखना पड़ेगा, तो 8 गुना 9 कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अठी 72, यानी 729 से लिखा हुआ। उसी प्रकार से 8 का क्यू 8 अठी 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512, उसी प्रकार से 7 का क्यू कर दिए तो 7 49 हो जाएगा, 49 में आप 7 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 9 7 63 के 3 हाथ में 6 हो जाएगा, और 7 चौके 28, और 28 से 6 28 और प्लस 6 34, 343, ऑप्शन बी। अब आइए, ये 25 को 5 से भागा पड़ रहा है, 36 को 6 से भागा पड़ रहा है, 49 को 7 से भागा पड़ रहा है, तो जब इसको भागा दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, 25 को 5 से भागा दीजिएगा 5 आएगा, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 मिल रहा है। उसके बाद 36 को 6 से भाग करिए 6 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 12 आ जाएगा। 49 को 7 से डिवाइड करिए 7 आएगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 14 आएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या कहता है कि बी का भाई ए है। अच्छा आइए, देखो ये बी है, और भाई जब होगा ना तो समकक्ष होता है, तो बी का भाई कौन है, ए है ना, ये क्या है जी, भाई है, समझिएगा। अब बी की बहन है सी, यानी बी की जो है ना बहन, चलो इधर भी कर देते हैं, ये बहन है, बहन है, कौन है, सी है। अब कहता है सी का पिता है डी, सी का बाबूजी है ना, तो पिता जो होंगे ना तो वो बड़ा होते हैं, इसीलिए हम ऊपर में रखेंगे, देखो ऊपर कर दिए, कौन हो गए, डी। इनके कौन है, ये पिता हैं, तो जब इनके पिता हैं तो इनके भी पिता हो जाएंगे, इनके भी पिता हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो भी एक समकक्ष रखे ना भाई बहन को रखा गया है ना, देखो यहाँ पर बोल दिया ये बहन है ये भाई है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं, तो कहता है कि डी से क्या संबंध है, ए का, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए ये है और डी ये है, तो बाप बेटा का रिलेशन है ना, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा यहाँ पर सी और बी एक ही टाइप का है, कोई सी भी लगा देगा तो भी सही होगा, बी भी लगाएगा तो सही, ये इसमें सभी का नंबर जाएगा, ठीक है, यानी बी जो आंसर लगाए होंगे उनको सही होगा, या सी लगाए होंगे उनको भी सही होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल, बेटा और पुत्र वहाँ एक ही बात है, जो लगाएगा सभी को आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला फिर उसी टाइप का है, आ जाइए। क्यू का पिता पी, तो देखिए क्यू यहाँ पर लिख देंगे, और पिताजी हैं इनके तो थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ये बनाने का तरीका है, समझ लीजिए, ये पिताजी हो गए हैं, क्या हो गए, पिता। चलिए अब कहता है आर की बहन क्यू है, यानी आर यहाँ पे है, इसकी ये क्या है, बहन है ना। चलो अब कहता है कि पी का आर से संबंध, देखो पी का आर से संबंध, ऊपर में पी है नीचे आर है ना, तो क्या चीज का संबंध हो जाएगा, पिताजी का संबंध हो जाएगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों बहन है। आगे चलते हैं, ऐसे डिटेल ब्लड रिलेशन पढ़ना होता है, लेकिन आप लोगों के लिए सिंपल सिंपल है तो इतना सा काम चल जाएगा। देखो ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, चलिए बहुत अच्छा, यदि इस तरह का प्रश्न है तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलिए मतलब उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। आइए ए जो है ना पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, तो देखो मान के चलते ये मिड पॉइंट यहाँ से, ये पश्चिम ये हो गया, 8 किलोमीटर चला, लीजिए हम 8 किलोमीटर चल दिए। फिर 6 किलोमीटर उत्तर, अब देखो उत्तर है तो उत्तर ऊपर में, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे हम लोग, 6 किलोमीटर चल दिए, लीजिए 6 किलोमीटर चल दिए उत्तर। फिर 16 किलोमीटर पूरब,
तो देखो यहाँ पे है तो पूरब हमारा इस दिशा में है तो 16 किलोमीटर बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे 8 किलोमीटर आगे हैं और फिर यहाँ से हमको 8 किलोमीटर आगे जाना होगा। तो हम किस दिशा में आ गए? पूरब दिशा में आ गए। बात समझ में आया क्यों? ये टोटल का टोटल 16 किलोमीटर है। तो जब यहाँ से हम लोग यहाँ 8 किलोमीटर आए, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी 8 किलोमीटर होगा और फिर पुनः यहाँ से यहाँ दूरी 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर तब तो टोटल 16 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है और यहाँ से इसको ऐसे मिला लीजिए, ये 6 है तो यहाँ से हम यहाँ परपेंडिकुलर लगा देंगे तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। नहीं देख लो इस तरह का शेप बन जाएगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ये 8 है तो ये निकालना है हमको। ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और रूट में रखेंगे। ठीक है। 8 8 64, 6 6 36, यानी रूट में आपका क्या आ जाएगा? 100। तो 100 का क्या होता है? 10 होता है, यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन है 10 किलोमीटर, हाँ डी में है। ठीक है। भिन्न चुनिए। तो यहाँ पे सोना चांदी तांबा कांच, तो देखो ये सारा का सारा मेटल है, ये कांच मेटल नहीं है, है ना? तो कांच हो जाएगा ऑप्शन में। फिर इसमें चुनिए, आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, तो हाथ चुन लेंगे, है ना? ये सेंस ऑर्गन है। ये दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं 3 किलोमीटर चला, फिर चलिए ये भी इसी प्रकार का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। अभी जस्ट हम लोग देख लेंगे, थोड़ा फास्ट देखेंगे हम लोग। आइए, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, तो देखो ये ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो देखिए दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, तो देखिए यहाँ से चला दो, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चल दिए। बाएं 3 किलोमीटर, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता कि बाएं 3 किलोमीटर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो पेन पेपर ऐसे ही रहेगा, तुम ऐसे ही बना रहे हो। तो देखो तुम्हारा बायां हाथ ये है और दाहिना हाथ ये है। तो यदि हम इस दिशा में चलेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर यदि चलते तो हमारा बाएं ये होता, लेकिन हम ऊपर नहीं चले हैं, उत्तर की ओर नहीं चले हैं। ऊपर का मतलब उत्तर, नीचे का मतलब दक्षिण जा रहे हैं। तब हम जब नीचे की ओर आएंगे तो हमारा हाथ भी घूम जाएगा, बायां हाथ इधर चला जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर यदि हम इस डायरेक्शन में ऊपर चलते, ध्यान से समझो, ऊपर यदि चलेंगे तो हमारा बायां ये हाथ हो गया ये साइड और दाहिना हाथ ये साइड हो गया। लेकिन हम जब नीचे चलेंगे, नीचे का मतलब दक्षिण की ओर चलेंगे, तो हमारा हाथ घूम जाएगा। तो बाएं 3 किलोमीटर चलें, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ कर दीजिएगा ये 3 किलोमीटर लीजिए। फिर कहता है बाएं 3 किलोमीटर चले, फिर कहता है कि फिर बाएं 4 किलोमीटर चला। लीजिए, अब तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो, अब तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो, इस रोड पे चल रहे हो, तो तुम्हारा बायां हाथ किधर जाएगा? देखो बायां हाथ ये है, राइट हैंड हमारा नीचे आ रहा है, बायां ये है, तो इधर बोला 4 किलोमीटर चले, तो लो 4 किलोमीटर पुनः फिर हम चल दिए। ठीक है। अब कहता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पे है? तो प्रारंभिक तो मेरा यही था, यहीं से चले थे, तो यहाँ से हम यहाँ पे हैं, है ना? किस दिशा में? तो पूरब दिशा में है। और कितना किलोमीटर पे है? तो 3 किलोमीटर पे है। तो 3 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 5 लोग अलग अलग ऊंचाई के हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सबसे लंबा कौन है? आइए, सबसे लंबा कौन है? तो इस तरह का प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग, एकदम तुरंत बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ए बड़ा है बी से, तो ए को ऊपर रखिए और बी को नीचे रखिए, एकदम ऐसे ही बनाइएगा, फटाफट बन जाएगा। आगे फिर बोलता है कि बी ग्रेटर है सी से, यानी बी बड़ा है सी से, यानी बी ऊपर रहेगा, सी को नीचे करिए। आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डी छोटा है ए से। तो चलो हम देखते हैं फिर आगे रिलेशन, इसको छोड़कर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि सी से इसका रिलेशन बताया, फिर सी से ई का रिलेशन बता रहा है। तो बोल रहा है कि सी से बड़ा है ई, यानी सी से बड़ा है ई, इसका मतलब ई यहाँ पर आ जाएगा। सी से बड़ा हुआ कि नहीं? ई ग्रेटर है सी से, सी नीचे हो जाएगा बेचारा, ई ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, ए और डी का रिलेशन है, तो ए यहाँ पर है और डी, देखो डी है क्या, छोटा है ए से, इसका मतलब है कि डी यहाँ पे आ जाएगा, ए से नीचे रख देंगे डी को। ठीक है। अब ये अरेंजमेंट कर दिए। अब पूछा सबसे लंबा कौन है, तो हमको सबसे लंबा अब नजर आ गया ए है, ए को टिक लगा दो। ए कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। अब देखो इसको सोल्यूशन करना है। कहता है गुना का अर्थ है प्लस, तो देखो 12, ये गुना का चिन्ह है तो इसको प्लस कर देना है 6। अब कहता है क्या कि प्लस का अर्थ है भागा, देखो बीच में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ भागा कर दो, 2 लिखो। अब कहता है कि भागा का अर्थ है माइनस, यानी भागा यहाँ पे इसका अर्थ है माइनस,
है ना। तो देखिए अब इसको सोल्यूशन करिए, आंसर आएगा। तो ये दोनों के बीच में भागा होगा तो कितना बचेगा, 3, है ना। यानी कि 12 + 3 - 4। तो 12 3 15, 15 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यदि कैलेंडर का सवाल आता है आप लोगों को तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा शॉर्ट प्रयास करेंगे। चीज़ों को समझिएगा। हम आपको बार बार बताएं कि 7 दिन में, हर 7 दिन पे रिपीटेशन हो जाता है, वह दिन 7वां दिन रिपीटेशन होता है। तो देखिएगा, आप देखिएगा कि दिन निकालने का प्रयास करिएगा, लेकिन यहाँ पर लंबा चौड़ा आएगा तो ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी है ना 2000, और इस दिन कौन सा है, शनिवार है, शनिवार है। पूछता है कि 2025 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखना, यहाँ से 2000 से लेकर के 2025 में हमको कितना साल लग गया जी, तो 25 साल लग गया। चीज़ों को समझना है, 25 ईयर, 25 ईयर का डिफरेंस है। अब देखो, हम बार बार बताए थे तुमको कि लीप ईयर देखना है, चेक करना है। लीप ईयर में 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 52 सप्ताह 2 दिन। यदि साधारण वर्ष है तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है, मैंने बढ़ गया कितना, 1 दिन, है ना। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ गया। तो करना क्या होता है, आप इसमें पहले चेक कर लीजिए कि 2000 से लेकर के 2025 में कितना लीप ईयर आएगा। तो देखो, एगो तो 2000 ही खुद लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 हो गया, 2004, 2008, है ना। 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अगला तो 25 है ही है। यानी ये सारे जो आ रहे हैं, मैंने 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे लीप ईयर आएंगे। तो जब लीप ईयर ये सब आ रहा है तो सभी में 2 2 दिन हम लोग काउंट कर लेंगे। नहीं, 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया कि सप्ताह का जो दिन है वो दिन फिर रिपीटेशन होगा। तो हमारा एक्स्ट्रा जो दिन बच रहा है उसी को काउंट करेंगे, उसी से हम दिन का काउंटिंग करेंगे। तो देखो, तो इसमें दो, दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, यानी टोटल 14 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो दिन आएगा ना उसमें तो उसमें 7 से डिवीजन करोगे, 7 से डिवीजन करेंगे तो पूरा कट गया, यानी 0 बच रहा है। कहने का मतलब पूरा कट गया, यानी एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आया। अब हमारा माइंड यहाँ पर स्थिर हो गया, ठीक है। यानी जितना हमारा यहाँ पे लीप ईयर आया था उसमें हम लोग दिन काउंटिंग कर दिए तो 14 दिन आ गया, और उसको 7 से डिवीजन करेंगे, 0 दिन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, तो सिर्फ और सिर्फ बच गया 25 साल, है ना। तो इस 25 साल को आप डे में कन्वर्ट करने का प्रयास करिएगा, तो 365 दिन होता है ना। और नहीं तो सीधा सीधी क्या करना आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड कर दीजिए। 365 दिन यदि आप नहीं भी लीजिएगा, है ना, इसे तो है, इसका बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि 25 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 21, 7 21, और 4 25, 4 बच गया, क्या बच गया, 4 बच गया, है ना। आप यदि 365, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यदि 365 लिखते हैं और 7 से डिवीजन इसको करिएगा तो एक बचेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। और 366 होता है, उसको 7 से डिवीजन करिएगा तो 2 बचता है। तो हम 2 वाला को तो काउंटिंग कर लिए, वहाँ में से 0 दिन आ गया। 365 में 7 से डिवाइड कर देंगे, एक बचेगा, है ना। एक को फिर 25 से गुना करिएगा तो 25 ही आएगा, तो फिर पुनः इसको फिर 7 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो 7 से जैसे ही डिवीजन करिएगा तो 4 बचेगा, यानी यही 4 दिन जो है ना आपको एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, इसी से काउंटिंग कर लीजिएगा। तो ये शनिवार था, अब शनिवार में 4 दिन जोड़ लीजिए, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा चलता है कैलेंडर का, तो कभी हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो कैलेंडर पूरी अच्छे तरीके से समझा देंगे तो बन जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। चलिए, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर लाइए, कैलकुलेट करिए, आंसर लाइए, ठीक है। स्पेस नहीं है, अब थोड़ा सा हम हटा रहे हैं यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए, देखिए, -5,
अब को गुना किया जा रहा है माइनस इतना में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब गुना करिएगा आप लोग, तो 5 दूनी 10 और बटा 3, और भागा है कितना, 1/4। तो भागा को गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40/3। 40/3 है, हाँ, ऑप्शन ए। ये तो सिंपल सिंपल है। अब आइए इसको आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिए, है ना। तो जब इसको जोड़ घटाव करेंगे हम लोग, तो एक्स वाला टर्म को वन साइड करना है, तो 2x है, यहाँ पर x है, तो इसको इक्वल टू के साइड से ये साइड लाएंगे, LHS है RHS में लाना, ठीक है, या RHS है LHS में लाना। तो हम देखेंगे कि ये बड़ा वाला टर्म है, ये छोटा है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो हर हमेशा बड़ा के तरफ ले जाने का प्रयास करिएगा। तो बड़ा के तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो 2x माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर -3/2, सॉरी 3/5 है, यानी संख्या है, यहाँ भी संख्या बच गया थी, इस संख्या को ये साइड ले आएंगे, मतलब संख्या सारे एक साइड रहेंगे, और जिसमें एक्स या वाई लगा हुआ हो उसको एक साइड रखिएगा। इधर क्या हो जाएगा आपको, 3/5 हो जाएगा, प्लस 2/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 15 हो गया LCM, 3 × 3 = 9, 5 दूनी 10, यानी 19/15। 19/15 है, हाँ है, 19/15 हो गया आपका डी। अब कहता है कि इतना जो है, इतना एक बहुपद है, तो के का कारक, अच्छा इतना है जो बहुपद, ठीक है, के का मान कितना होगा, के का मान पूछ रहा है। तो के का मान पूछने के लिए क्या करेंगे कि इसका मान यहाँ पुट करेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका भी मान पुट करेंगे, 0 के बराबर आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो के का मान होगा। तो देखिए, x-2 = 0 करेंगे, है ना, या x-3 = 0 करेंगे। तो x-2 तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू है यहाँ पुट करना इस इक्वेशन में, तो 2 का वैल्यू पुट करिएगा, 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 × 5 तो 10 हो गया, अब प्लस के = 0। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर के का वैल्यू -6, इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 है, ऑप्शन में 6 है। आप ये वाला भी डाटा यानी x = 3 यहाँ पुट करिएगा, यहाँ भी कैलकुलेट करिएगा, तो 6 ही आंसर आएगा। ये हम छोड़ देते हैं, आप करिएगा, आंसर 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि ओरली बनने वाला है, लेकिन चलिए हम पेन लगा के बना ही देते हैं। त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो तीनों कोण जब दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि तीनों कोण का जब हम लोग ऐड करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी या प्लस कोण सी = 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीनों कोण को जब ऐड करिएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 2x 3x 4x, मान लेते हैं इसका जो है अनुपातिक राशि x मान लिए, तो 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, = 180। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, 9x = 180, 9 दूनी 18, यानी x = 20 डिग्री। 20 डिग्री। आप पूछता है बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, ये 4 वाला नजर आ रहा है। तो 4 को, 4x को देखो, ये 4x है ना, सबसे बड़ा कौन यही हो गया, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू डाल दीजिए, तो 20 × 4 = 80। यदि छोटा पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बड़ा पूछा है, ठीक है। अब आइए, ये रूट में है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिए, 16 × 44 यानी 12 का होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से ये रूट में है, 343 है ना, तो ये रूट में है, सॉरी क्यूब रूट है, तो 343 किसका होता है, ये होता है 7 का होता है, नहीं, हाँ 7 का होता है। 7 इसका आएगा वैल्यू, और 8×7 = 56 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का क्यूब करिएगा ना तो 334 आएगा, सॉरी 334, 343, 343 7 का। और रूट में लिखा हुआ है क्यूब रूट है, तो यहाँ पर से 7 बाहर निकल के आएगा, यहाँ पर 8 है, 8×7 = 56 हो जाएगा। अब आइए, इतना को इतना से डिवाइड करना है, तो जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, x⁻6 और y⁴ डिवाइड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए हम, तो नीचे हो जाएगा x⁴ × y।
तो ये वाई से यहाँ ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, और ये 4 से यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे 2 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और बाई क्यू, एक्स स्क्वायर बाई क्यू, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल। आइए, एक कक्षा में 40 छात्रों में से 25 लड़के हैं, एक यादृच्छिक लड़का चुना जाता है, संभावना क्या है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है ना। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक फार्मूला होता है, याद रख लेना है, पी ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन एस। तो सिंपल वे में ये जानना, यहाँ पर हम बता ही देते हैं। इसमें पूछा है क्या, टोटल लड़का के टोटल छात्र कितना है, 40 है, यानी ये हो गया एन एस, याद रखो। यहाँ पर ये पूछा लड़के की संख्या, तो एन ई का वैल्यू यही है, आपको पी ई निकालना। कभी कभी पूछा कि लड़का है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, तो कभी कभी पूछेगा यहाँ पर लड़के 25 हैं और लड़का पूछ रहा है, कभी कभी यहाँ पर बोल देगा कि लड़की की क्या संख्या क्या होगा, है ना, लड़की की संख्या क्या होगी। तो जब ये 25 है तो 15 लड़की हो जाएगा, नहीं? तो उस समय आपसे सवाल करेगा कि क्या संभावना है कि लड़का होगा, क्या संभावना है कि लड़की होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल छात्र कितना है, 40 है, तो टोटल को आप नीचे रखिएगा। यहाँ पर लड़का के बारे में चर्चा किया गया है, तो लड़का कितना है, 25 है, तो 25 को ऊपर कर दीजिएगा, तो पचे 25 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, नहीं? यानी 5/8, ऑप्शन डी। लेकिन यही पूछेगा कि लड़की की संख्या क्या होगा, तो ऊपर में 15 पुट करना है और नीचे में 40 पुट करना है। टोटल हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना है, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। घटना किसके लिए पूछा जा रहा है, लड़का के लिए कि लड़की के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा आपको लड़की का, 5×3 = 15 हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी 3/8। लड़की पूछेगा तब। चलिए, ये सब तो पूछा नहीं है, हम आइडिया दे दिए आपको। चलिए, 10 छात्र है, उसका अंक दिया गया है, माध्य पूछ रहा था। माध्य का मतलब होगा कि सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद ये 10 अंक है, 10 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो इसको जब आप जोड़िएगा, है ना, देख लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 25 के 5, हाथ में 2, 5 5 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 30 हो गया, 30×6 = 36, 36 और, अच्छा, 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 12 52, अब 52 और 2 कितना हो जाएगा, 54, यानी टोटल यहाँ पर 54 आ गया, ठीक है। और डिवाइड कर देना है 10 से, यानी कि 54.5, 54.5 आएगा, यानी 54 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर आंसर हम 55 लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारा यही आएगा, 54.5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम 55 पे जा सकते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया, लंबाई भी दिया गया है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। 360 है, लंबाई 30 है, 1 0 से 1 0, 12×3 = 36, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, उनका वर्गफल का अंतर दिया गया है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि x। अंतर का मतलब हमेशा याद रखना कि अंतर उसको बोलते हैं कि बड़ा डाटा में से छोटा डाटा को घटाना। तो जब यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि 9 बड़ा है ना, 7 से तो बड़ा है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9x का होल स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128, यही प्रश्न बोला है। यदि उनका वर्गफल अंतर 128 है, यानी इसका वर्गफल कर दो और अंतर 128 कर दो, 81x² माइनस 49x² इज इक्वल टू 128। कैलकुलेट करो, 11 में से 9 2 11, 7 में से, अच्छा, 32x² हो जाएगा, है ना, 128।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दो 4 बचेगा, नहीं 4, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है, तो छोटा ये वाला है 7 वाला है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा आंसर। दो संख्याओं का अनुपात फिर दिया, उनके योग का 1/3 भाग 7 है, तो संख्या क्या होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो एक संख्या हो गया मेरा 3x और दूसरा हो गया 4x। अब क्या बोलता है कि इनके योग का 1/3 यानी जोड़ दो, योग का मतलब जोड़ दें, इसका 1/3 कर दें, है ना, वो 7 के बराबर है। स्पष्ट लिखा है, यदि उनके योग का 1/3 भाग 7 है, लिख दिए। तो अब ऊपर में ऐड करो, 7x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। संख्याएं हैं, संख्या पूछ रहा, तो देखो एगो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 9 12 कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है। ये x का वैल्यू आया है, संख्या पूछेगा तो x यहाँ पुट करके बताइएगा, 3 तिया 9 4 तिया 12, ऑप्शन ए। अब आइए इसका सोल्यूशन करिए और x का वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर पुट कर दीजिए और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पुट कर दीजिए और इसको घटाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कर ही दे, आइए करके देखते हैं। स्पेस मेरे पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, हम यहाँ पर साइड पे कर रहे हैं, याद रखिएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि +9 हो जाएगा, अब +2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x, यानी इसको सिर्फ हम ब्रेक किए हैं तो ये आ गया है। ठीक है, माइनस, अब इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है अंदर में, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस एक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस ये है तो इसके कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1, और माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा 2ab, तो यानी 4x, इससे इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इतना इज इक्वल टू 56, 12 4 16, है ना, 8, यानी 16x और 9, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 8, यानी 56 में से आप 8 घटा दो, तो 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी 42। सही नहीं हुआ क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, 2 दूनी 4x, ठीक है, तो 12 4 16x हो गया, यहाँ पे 8 आ गया प्लस में, ये सर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 8 आएगा ना, 48, 8 8 16, ठीक है, 16 48, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा। अब आइए, अब ये भी एक एलजेब्रा का फार्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, उसको पुट करेंगे तब आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको भी हम लोग, स्पेस तो हमारे पास कम है, फिर भी प्रयास करेंगे जल्दी बनाने का। देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर पूछता है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। यानी देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है a³ प्लस v³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप क्या करना है कि a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको यही पूछ रहा है। ठीक है, यानी पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, x³ और प्लस 1/x³ का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब, है ना, -3
ए इंटू बी है, ए की जगह हमको एक्स पुट करना है, बी की जगह 1/x करना है, तो वो तो कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, एक्स प्लस 1/x। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? और सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। 4 दिया गया है तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4×4 = 16 64 हो जाएगा, -3 × 4 हो जाएगा, यानी 64 में से 12 घटा दीजिए, तो 2 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 52। तो 52 ऑप्शन ए में है। अब देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का दो समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्यांतरित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? यानी कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बहुत अच्छा, देखिए शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास करेंगे। यही आपका समद्विबाहु है, मतलब जिसकी ये भुजा बराबर हो। तो स्पष्ट बोल दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है ये 10 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा, और ऊंचाई दे दिया, देखो यहाँ से यहाँ ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया 12। ठीक है, तो जैसा ही यहाँ से हम लंब डालते हैं ना, तो ये 2 भाग में डिवाइड होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कितना भाग में? 2 भाग में, तो 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। अब बीच से यदि आप कट करके अगर निकालिएगा तो ऐसे नजर आएगा, ये 5 है, ये 12 है, तो 2 भाग में बट गया। यहाँ पर स्पष्ट बोला कि 2 समान भागों में बांटा जाए, जैसे ही ऊपर से करेंगे 2 भाग में बट गया, तब प्रत्यांतरित त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि प्रत्येक त्रिभुज का, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या करेंगे? 1/2 गुना आधार अगुना ऊंचाई, 6×5 = 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वृत्त का व्यास दिया गया, क्षेत्रफल पूछ रहा, तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr², πr²। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 है ना। व्यास है 14, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7, यानी 7 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है माध्य का, इस सभी को आप लोग जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। यदि ऐसा करिएगा आप लोग तो ये आंसर आएगा, जोड़ के कर लीजिएगा। इसको खुद जोड़ करके देखेंगे आप लोग, करेंगे, ठीक है? क्या आंसर आएगा आप लोग देख लेंगे, लेकिन संभवतः शायद यही आएगा। ठीक है, ऐसा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जोड़ सकते हैं। 7×5 = 12, 8 = 20, और 10 × 30, 10 × 40, और 2 = 42 है ना। अब 42 और 18 को यदि जोड़ देते हैं तो 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50, 10, 60, 70, 75, यहाँ तक 75 आ चुका है। 75 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। अब 95 में 25 जोड़ देंगे तो 95 5 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 120 हो गया। और फिर 120 में 22 जोड़ेंगे तो 40, 42, 142 आ गया नहीं। अच्छा, दशमलव नहीं, 14.2 आ रहा है, यहाँ 14.5 लिखा है। जो भी हो देख लीजिएगा, जोड़ करके भाग करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यदि आंसर में हो सकता है मिस प्रिंट हो तो अलग बात है, मिस प्रिंट रहेगा सभी को समान उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और किन्हीं को भी किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम लगता है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो वो अगले वीडियो में या फिर कमेंट में हम आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, 2x + 3y = 14, तो x - y = 2 है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये इक्वेशन को कोई छेड़छाड़ नहीं करो, आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यानी y का वैल्यू इक्वल कर दें, यानी इस इक्वेशन में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x - 3y = 6। 3 से मल्टीप्लाई किए हैं इस इक्वेशन में, इसलिए मल्टीप्लाई किए कि इसके जैसा हम लोग ले आएंगे। ठीक है, तो इसके जैसा हमको मिल गया। देखो 2x, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, +3y = 14। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो ये जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो 5x हो जाएगा = 14 6 20। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। x का वैल्यू ही पूछ रहा था, 4 आ गया। यहाँ बोलता है कि इतना का एक शून्य एक है, तो बाकी 2 शून्य क्या होगा? देखो ये q का है ना,
तो जैसे ही इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो 3 वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो 2 वैल्यू और पूछा जा रहा है। तो ये 2 वैल्यू पूछने का मतलब ये होगा कि इसमें से जो भी हम यहाँ पुट करेंगे, है ना, वो जीरो कौन कर देगा, जो जीरो कर दिया वही इसका आंसर होगा। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, पहले बारी बारी से पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, समझिए चीज़ों को, 8 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर अगुना 6, तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा। आगे है प्लस, बहुत अच्छा, 2 ही पुट कर रहे थे, 11 दूनी 22 -6, देख लीजिए यहाँ पे 22 और 8 कितना हो जाएगा, प्लस हो रहा है 30, यहाँ 24 और 30, यानी कि पूरा ही कट करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। उसी प्रकार से आप यदि 3 भी पुट कर दीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 छका 54, प्लस 11 तिया 33 -6। अब देख लीजिए 27 और 3 30 और 30 60 हो जाएगा, 54 6 60 हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। यही जो है इसका 2 शून्यक है, ठीक है। अब देखो कहता है कि इसका गुणनफल कौन है, यानी कि इसको ब्रेक करिएगा तो यही मिल जाएगा, -3 -2 वाला मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड आता है ना करने, इसको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके आगे गुणन मल्टीपल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 को 2 भाग में इस तरह से ब्रेक करना है ना, कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म मिल जाए। तो हम लोग क्या कर दिए, 3 गुना 2 कर दिए, 3 दूनी 6, और 3 2 को जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है, नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए स्पेस की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। कहता है कि यदि इतना किसी संख्या में, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज सुधारना है ना, यहाँ पर करना है कि यहाँ पे ये वाला बात लिखना है, किसी संख्या का 3/4, यानी संख्या x है, इसका क्या है 3/4 में 12 जोड़ा जाए तब आपको क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है, ये वाला सवाल है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाए, यदि किसी संख्या का 3/4 में 12 जोड़ देते हैं, है ना, तब ये 60 प्राप्त होता है। तो देखो ये 12 को इधर घटा दो, तो 12 जैसे ही घटा देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमको, 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इसको 12 घटा देंगे 48, नहीं 16 48, एक्स का वैल्यू 16 चौके 64, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 64, 64 है, हाँ है। चलिए इतना कि इतना का 50% क्या होगा, कैलकुलेट कर दीजिए, 64 गुना 5/8, और 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 88 64 हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 चौके 20, आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का मूल्य में 20% घटाने पर 150 रुपया रह गया तो मूल्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। मान लेते हैं मूल्य एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स का 20%, है ना, कितना मिला जी 150, इसको घटा दीजिए, तो एक्स माइनस ये 20 × 5 = 100 है ना, यानी x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 150। इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में 4x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 150, सही है। ठीक है, 150 ही है ना, हाँ ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 गुने 5 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो 20% 25% है, सॉरी, यहाँ 25% करो, क्योंकि कैलकुलेशन में पॉइंट आ रहा है और आंसर में आपका पॉइंट में है ही नहीं है, रुको यहाँ से इसको सुधारो,
वही हमको भी लग रहा है, पॉइंट तो आंसर दे नहीं रहा, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इससे पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा है, 25% है। सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, 25% है, यहाँ 25% करिए तो 1/4 हो जाएगा। नहीं, 25% है ना, तो 25 ÷ 100 करेंगे हम लोग, तो 25 100 के 100 हो जाएगा, 1/4। यानी अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, = 150। 3 से कट जाएगा, 5 या 15, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 × 4, तो 50 × 4 करेंगे 520, यानी 200। 200 आ गया आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल, दो नल एक टैंक में क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटा में भरते हैं, तो यदि दोनों नल को एक साथ काम करे तो टैंक कितना देर में भरेगा। बहुत अच्छा, मान लेते हैं कि एक नल ए है ना, यानी ए द्वारा 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना काम किया गया भाई, तो 1/10 काम। आ रहा है समझ में। उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बी नल द्वारा, है ना, 1 घंटा में कितना कार्य किया गया, तो 1/15 कार्य। काम बोलो कार्य बोलो एक ही बात है। इसीलिए A + B यानी दोनों नल को एक साथ, है ना, A + B द्वारा 1 घंटा में कितना किया जाएगा, तो 1/10 + 1/15। इसको एलसीएम ले लो, 15 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 × 3 = 30, अब 15 × 2 = 30, 5/30 यानी 6, अर्थात 6 आएगा, 1/6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A + B के द्वारा, है ना, 6 घंटा में पूरे काम को कर दिया जाएगा, 6 घंटा में, ठीक है। अगला है कि यदि 20% की बढ़ोतरी से किसी वस्तु का कीमत 180 रुपया हो गई है, तो मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स में एक्स का 20% बढ़ोतरी, बढ़ोतरी के कारण ही प्लस लिखे हैं, तो क्या हो गया, 180 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स + 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20×5 = 100, यानी 1/5 = 180। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 6x/5 = 180, 4×18, यानी एक्स का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 5 या 15, 150, 150, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का भी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और जिन स्टूडेंट को, अभिभावक को किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम लगे, कन्फ्यूज़न लगे, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप लोग, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 8 क्लास का हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं, देख लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग 9 क्लास का देखेंगे। सभी को थैंक यू, जय हिंद।